नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दूसरी रियासतों की तरह तेलंगाना से धान खरीदी जाए, जेल जाने से नहीं डरते। केसीआर ने मोदी हुकूमत को दी 24 घंटों की मोहलत। दिल्ली में एहतजाजी धरने से खिताब। केसीआर का एहतजाज दिखावा, पंजाब के तर्ज पर धान की खरीदी का मुतालबा मुज़हक्का खैज। बीजेपी का इंदिरा पार्क पर धरना, पार्टी कायदीन का खिताब। हज 2022 के लिए दरखास्तों की तलबी, वस्त जून से रवानगी का इम्कान। 65 साल से ज्यादा उम्र के आजमीन को मायूसी, AK खान का बयान। और सरके की वारदातों में मुलविस बैंद रियासती सारिक गिरफ्तार। 44 तोले तिलाई और 57 तोले चांदी के मसरूका जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के किसानों की तरफ से मोदी हुकूमत से अपील की है कि जिस तरह सारे मुल्क के किसानों से धान खरीदी जा रही है, तेलंगाना के किसानों की भी धान खरीदी जाए। केसीआर ने मरकजी हुकूमत को 24 घंटों की मोहलत दी है। अगर इस सिलसिले में हुक्म नहीं आया तो आगे के लाहे अमल को कतईयत दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि धान की खरीदी को लेकर तेलंगाना का मुतालबा उसका हक है। उन्होंने वजीर आजम पर जोर दिया कि नई ज़रई पॉलिसी को मुतारिफ किया जाए। अगर नई पॉलिसी नहीं लाई जाती है तो आप हुकूमत में नहीं रहेंगे। नई हुकूमत एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। दिल्ली के तेलंगाना भवन में धान की खरीदी के मामले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, तेलंगाना की हुकूमत इतनी कमजोर भी नहीं है कि हम अपने किसानों को गंगा में डुबो देंगे। हमारी जान दे देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। पूरे मुल्क को इस बात का पता चलना चाहिए कि मोदी हुकूमत का रवैया कैसा है। मोदी हुकूमत को केसीआर ने साजिशी हुकूमत करार दिया। उनका कहना था कि तेलंगाना के किसानों के धान खरीदने के लिए या तो वजीर आजम के पास धन नहीं है या फिर मन नहीं है। इसकी वजाहत होनी चाहिए। तेलंगाना का आपको वोट चाहिए, लेकिन धान नहीं चाहिए। जब हम धान का मुतालबा कर रहे हैं तो बीजेपी को हैदराबाद में धरने पर बिठा दिया गया। हम इस मसले का हल किसी भी तरह से निकालेंगे। इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। जब तक दस्तूर में MSP को शामिल नहीं किया जाता, हम खून के आखिरी खतरे तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तेलंगाना सरकार इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारे किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे जान जाने पर भी ऐसा नहीं होने देंगे। बचा लेंगे हमारे किसानों को। लेकिन सारे देश को पता चले कि इनका व्यवहार कहां कहां क्या क्या चल रहा है। किसानों के साथ इनका व्यवहार क्या है। आपने सही कहा जी, बिल्कुल। आज का जो सरकार है, षड्यंत्र वाला सरकार है, जनतंत्र वाला सरकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है। वहां के किसान का पैदावारी धान
खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं कि मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। ये आपका षड्यंत्र है, या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। ये षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाज़ाब्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे। इस सरकार का क्या क्या नीति है, आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संवैधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे। जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे, बिल्कुल भागेंगे जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूं, एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकायत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया, हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे। आपको केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितने मुश्किल खड़ा कर दिए, कितने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। इनके पार्टी के अंदर सारे सत्य हरिश्चंद्र है। देखिए, इनके पार्टी के अंदर सारे के सारे सच्चा हरिश्चंद्र है या उनके भाई है। एक भी नेता खराब नहीं है जी। भाजपा के एक नेता के ऊपर भी ना ईडी जाता, ना सीबीआई जाता, ना खुद जाता। जहां भी कोई प्रश्न उठाते हैं, देखो ये लोग कहने लग जाते हैं जी। हर राज्य में इनका एक तमाशा बना हुआ है। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ, दम है तो आओ, किसको कौन जेल भेजेगा। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़रा और हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली ने मरकज पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया।
मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली डी नागेंदर और दूसरों ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की दिलचस्पी और जुस्तजू से रियासत में गैर मामूली ज़रई पैदावार हुई है, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से धान न खरीदना किसानों के साथ नाइंसाफी है और इसके लिए वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में एहतजाज को जारी रखा जाएगा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हमारे पास 2 फसलों का चावल है, उससे मरकजी हुकूमत को खरीदना चाहिए। रुकन कौंसल कविता ने कहा कि 6 माह से मुसलसल मरकज से गुजारिश करते आ रहे हैं, लेकिन किसानों की धान खरीदने में मरकज पसोपेश कर रही है। साल में बहुत बड़े पैमाने से फूड ग्रेन्स आए हुआ है, तो ये राइस परचेस करने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी ये लोग क्या है, हम नहीं खरीदते बोल के, अभी इसके लिए क्या है बोलो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है सो है। अभी हम परचेस नहीं करते, अभी अपने मनमाने चला लेते बोलो तो इसके लिए दबाव को लाने के लिए ये धरना हो रहा है। देखिए साहब, ये हमारी स्टेट के साथ नाइंसाफी है। हमारे किसान परेशान हैं। हमारे पास 2 फसलें होते हैं, एक बारिश में फसल होती है, दूसरी समर में होती है, जो यासंगी कहते हैं। साबिका आज़ादी के जब से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरा का क्रॉप जो है खरीदे, पर हमारे साथ जो है बीजेपी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। मोदी साहब को जो कुछ भी हमारा तेलंगाना राज्य में जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ वो पूरा पैडी को खरीद लो बोल के हम किसानों का तरफ, तेलंगाना राज्य के तरफ इधर दिल्ली में महा धरना कर रहे। हम पूछ रहे तेलंगाना के आवाम के ऊपर क्यों ये सौतेली माँ की ये कर रहे हैं, आप लोग सौतेली माँ की ये कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग उनसे डिमांड करना चाहेंगे। आज हमारा मुख्यमंत्री जी का जो संदेश जाएगा यहाँ से, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरीके से पंजाब में पूरा का पूरा राइस खरीदते हैं, तेलंगाना का यही डिमांड है हमारा, पूरा का पूरा पैडी आप प्रोक्योर करिए। एक देश है तो एक ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं। और हमारे से नहीं, पहले छत्तीसगढ़ से भी यही रिक्वेस्ट आ चुका था कि उनका अनाज प्रोक्योर करें, लेकिन वो बात नहीं सुनी। तो हमें ये सोचना चाहिए, देश की प्रजा को ये सोचना चाहिए, क्यों हर एक बार एक राज्य आके दिल्ली में प्रोटेस्ट करता है। यानी केंद्र के नीति में कोर्ट है, राज्यों के नीति में कोर्ट नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान की मदद करें, किसान को बर्बाद ना करें। तेलंगाना काबीना का 12 अप्रैल बरोज मंगल को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। वजीर आला केसीआर की क़यादत में ये इजलास होगा। वाज़ेह है कि वजीर आला ने धान की खरीदी को लेकर मरकजी हुकूमत को 24 घंटों की मोहलत दी है। उसी सिलसिले में काबीना में तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इंदिरा पार्क पर रैतू दीक्षा मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली ईटाला राजेंद्र ने वजीर आला की तरफ से पंजाब के तर्ज पर धान खरीदी के मुतालबे को मसक्का खैज करार दिया। राजेंद्र ने कहा कि वजीर आला बिना दिमाग की तरह बात कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए खर्च करके धान खरीदी जा सकती है। राजेंद्र ने कहा कि गवर्नर की भी तौहीन की जा रही है। वजीर आला हुक्काम के साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने तेलंगाना में सदर राज के निफाज का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर तेलंगाना को बहरान से बाहर लाना है तो बीजेपी को इख्तियार में लाना पड़ेगा। बीजेपी से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। रुकन पार्लियामेंट बीजेपी बाबूराव ने वजीर आला केसीआर को बिना दिमाग का शख्स करार दिया। उनका कहना था कि केसीआर की हुक्मरानी से जिस तरह से वो हुकूमत कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो हुकूमत से वाकिफ नहीं है। रियासत में शैतानी हुकूमत चल रही है। समाज के हर तबके को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा कि केटीआर डैडी डैडी कहते हैं तो केसीआर पैडी पैडी कहते हैं। सियासी फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि दिल्ली में केसीआर का धरना दरवाजे बंद के बगैर खत्म हो गया। केसीआर ने खुद मरकज को अनाज देने से इंकार किया था। मरकजी वजीर मुरलीधर ने कहा कि किसानों के मुतालबे को वजीर आजम तक पहुंचाने के लिए यह प्रोग्राम किया गया है। धान की खरीदी के मुतालबे को लेकर कांग्रेस की तरफ से मंगल को रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को भी इस सिलसिले में एक याददाश्त हवाले की जाएगी। बरखी शरह में इजाफे के खिलाफ भी एहतजाज होगा। हर हलके के मरकज पर कांग्रेस कायदीन एहतजाज में हिस्सा लेंगे।
15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कांग्रेस के अहम कायदीन देहातों का दौरा करेंगे। कांग्रेसी कायदीन की तरफ से कहा गया है कि किसानों की धान खरीदी तक एहतजाज को जारी रखा जाएगा। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि दिल्ली में टीआरएस और हैदराबाद में बीजेपी एहतजाज करते हुए किसानों को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि अगर दोनों पार्टियां धरने पर बैठेंगी तो किसानों का कौन साथ देगा। श्रवण ने दिल्ली में केसीआर के एहतजाज को चोर एहतजाज करार दिया। बीजेपी और टीआरएस दोनों ड्रामा कर रही हैं। किसानों से धान की खरीदी तक कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। बीजेपी और टीआरएस किसानों को जो धोखा दे रहे हैं उसे भी बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस तशहीरी कमेटी के सदनशीन मधु याशकी गौड़ ने दिल्ली में वजीर आला केसीआर के हिंदी में किए गए खिताब पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए मधु याशकी गौड़ ने कहा कि हिंदी में खिताब करते हुए वजीर आला कौमी कायदीन की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस केसीआर हुकूमत को धान की खरीदी के लिए 24 घंटों की मोहलत देती है। मंगल को तेलंगाना के तमाम असेंबली हल्काजात में धान खरीदी मुतालबे को लेकर कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। धान के आखिरी दाने की खरीद तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी के मौके पर कर्नाटक के गुलबर्गा, रायचूर, कोलार, धारवाड़, बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर, मध्य प्रदेश के खरगोन, गोवा के इस्लामपुर में पेशा वाकयात की शदीद मजम्मत की है। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि रामनवमी को मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिकारत के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान राजस्थान के करौली, गुजरात के हिम्मतनगर में भी शरपसंदों ने अकलियतों को निशाना बनाया। गुजरात में एक मकबरे को निशाना पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना तशद्दुद पर पुलिस का रवैया और खामोशी बात से अफसोस है। हज 2022 के लिए तेलंगाना हज कमेटी ने नए कवायद के तहत आजमीन से दरखास्तें तलब की हैं। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराक़िल तैमूर ए.के. खान ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि नए दरखास्त गुजार जुमा 22 अप्रैल तक अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। हुकूमत सऊदी अरब के अहकाम के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के आजमीन को इस बार सफर हज की इजाजत नहीं होगी। इस उम्र की हद को पार चुके मंजूरा आजमीन की दरखास्तें कलअदम हो जाएंगी। अलबत्ता इस उम्र की हद के अंदर के मंजूरा आजमीन अहल करार पाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि अगर खातून आजिम की उम्र 65 साल से कम हो लेकिन महरम की उम्र उससे ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में ये खातून सफर हज पर नहीं जा सकेंगी। खातून व महरम हर दो की उम्र इस हद के अंदर होनी चाहिए। हर आजिम को कोविड के 2 टीके जो सऊदी अरब में मंजूर हैं जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन लगाने होंगे। रवानगी से 72 घंटे पहले उनका कोविड मायना RT-PCR निगेटिव यानी कि मनफी होना चाहिए। हिंदुस्तानी आजमीन के कोटे में कमी का इम्कान है। इसका असर तेलंगाना के आजमीन पर पड़ सकता है। रवानगी वस्त जून में होगी। हुकूमत ने रवानगी के मुकामात में कमी की है। 23 की जगह 10 मुकामात से रवानगी अमल में आएगी, जिसमें हैदराबाद शामिल है। खानगी टूर ऑपरेटर्स को कोटा मिलेगा या नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया। जब तक इसका बाकायदा ऐलान न हो, खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए सफर हज की मसाई न की जाए। रियासती हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस नामपल्ली पर काउंटर कायम किया गया है, जहां से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा फोन नंबर 04023298793 पर भी रब्ता किया जा सकता है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ भी मौजूद थे। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 04023298793। इस साल यानी कि 2022 का हज सीजन जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं, उनको उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है,
आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं, वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग के पूरे तरह से इसका ख़त्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ करे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। और इसके आगे कोई दूसरा वैक्सीनेशन मैं तो नहीं समझता कि कोई करे होंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वैक्सीनेशन करे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलो करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पे अलो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली विड्रा करना चाहें एप्लीकेशंस, इससे पहले जो अप्लाई करे थे वो विड्रा भी कर सकते हैं। ये अपने ज़ाती तौर पर इसको विड्रा कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट जो है इसमें भी इजाफा किया गया है अप्रैल 22 तक, यानी कि आज अप्रैल 10 तारीख है, 11 तारीख है और 11 दिन की मोहलत है आपको। इस दौरान आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लेने के बाद में अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। आज़मीन हज जो नॉर्मली हिंदुस्तान का कोटा 1,30,000 1,40,000 तक हुआ करता था, हो सकता है कि इसमें जैसे दूसरे मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है वहाँ भी हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए भी इसमें कटौती हो सकती है। ये सारे तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का जो वेबसाइट है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी चल रहा है जिसका नंबर है, लैंडलाइन नंबर है ये 23298793। ये नंबर पर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। शेखपेट डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और रोजदारों के साथ इफ्तार किया। कायद मजलिस का मुकामी मुहिब्बान मजलिस और कारकुनों की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कॉरपोरेटर राशिद फराज ने खैर मकदम किया। इलाके के मजलिसी कायदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रमजान के पेश नजर हुकूमत की तरफ से गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का आगाज हुआ है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने मगलपुरा डिवीजन में गिफ्ट पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। मुस्तहीकीन की बड़ी तादाद ने इस गिफ्ट पैकेट से इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़म खान की निगरानी में बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रनमसपुरा डिवीजन में रुकन असम्बली मौज़म खान ने 25 लाख रुपए से तामीर की गई VDCC रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरस्तान की हिसारबंदी का भी इफ्तिताह अमल में आया। 5 लाख रुपए के मसारिफ से हिसारबंदी का काम अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली मौज़म खान ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर वक्त अवामी मसाइल की यकसुई को अंजाम दे रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहक खवातीन की शादी के लिए शुरू की गई इस स्कीम से 15 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इनका ताल्लुक सईदाबाद मंडल से है।
चेक वसूल करने वाली खवातीन ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर तहसीलदार सैदाबाद मंडल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एसओटी एलबी नगर ने सरखे की वारदातों में मुलविस बैंद रियासती सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी एलबी नगर जोन संतप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते बताया कि बैंद रियासती सारिक जगन्नाथ को गिरफ्तार किया गया। सारिक के कब्जे से 32 लाख रुपए के मसरूखा जेवरात और दूसरी अशिया जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक जगन्नाथ ब्रह्मदेव के साथ मिलकर सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। डीसीपी के मुताबिक जगन्नाथ ने 7 सरके की वारदातें अंजाम देने का एतराफ किया है। 44 तोले के तिलाई जेवरात, 57 तोले चांदी के जेवरात, 32,000 रुपए नकद रकम और US डॉलर भी जगन्नाथ के कब्जे से जब्त किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दूसरी रियासतों की तरह तेलंगाना से धान खरीदी जाए, जेल जाने से नहीं डरते। केसीआर ने मोदी हुकूमत को दी 24 घंटों की मोहलत। दिल्ली में एहतजाजी धरने से खिताब। दिल्ली में केसीआर का एहतजाज दिखावा। पंजाब के तर्ज पर धान की खरीदी का मुतालिबा मजहक का कैस। बीजेपी का भी इंदिरा पार्क पर धरना, पार्टी कायदीन का खिताब। हज 2022 के लिए दरखास्तों की तलबी, वस्त जून से रवानगी का इम्कान। 65 साल से ज्यादा उम्र के आजमीन को मायूसी, AK खान का बयान। और सरखे की वारदातों में मुलविस बैंद रियासती सारे गिरफ्तार। 44 तोले तिलाई और 57 तोले चांदी के मसरूखा जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।